थर्ड रो सीट में बैठा हूँ, लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा परेशानी हो नहीं रही। तो जहाँ पे आपको ये दिया गया है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, बट मेरे लिए एक ज़्यादा बेहतर चीज़ दी गई है अगर आप दिल्ली एनसीआर में आ रहे हो। फ्यूल एफिशिएंसी भी इनफैक्ट ये इंजन की खास बात है कि बहुत अच्छी निकाल के देता है आपको। ब्रेकिंग एक ऐसा एरिया है जिसमें मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत इस गाड़ी को है। अगर आप ऑटोमोबाइल्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो दो टर्म्स जो आपने बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनी होगी उनमें से है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल एमयूवी या फिर मल्टी पर्पस व्हीकल, जो कि बेसिकली एक दूसरे के पर्यायवाची आप बोल सकते हो, सिनोनिम्स आप बोल सकते हो। अब ओरिजिनली ट्रेडिशनली एमयूवीज या एमपीवीज वो व्हीकल्स होती थी जो कि ट्रक के चैसी या प्लेटफॉर्म पे बनी होती थी और उनके मल्टीपल पर्पसेस होते थे। मल्टीपल पर्पसेस का मतलब अगर आपको फार्म पे लेके जाना फार्म पे ले जाओ, रोड पे ले जाना रोड पे ले जाओ, लोगों को लेके जाना लोगों को लेके जा सकते हो, या फिर सामान कैरी करना तो वो कर सकते हो, सीट्स फोल्ड करनी हो वो कर सकते हो। तो मतलब एक मॉड्यूलर टाइप का एक सेटअप हो गया। बट देन वर्ल्ड प्रोग्रेस्ड, नई सड़कें आई, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया और उसके बाद में हमें जरूरत पड़ी सेम व्हीकल्स की बट अर्बन कंडीशंस के हिसाब से, नई कंडीशंस के हिसाब से। इसी वजह से वी हैव स्टार्टेड सीइंग अर्बन एमपीवीज लाइक दिस वन, द किया कैरेंस। तो क्या इसके अंदर अच्छा है, क्या ये वाकई में आपको वो बिट ऑफ कंफर्ट भी देती है उस मॉड्यूलर सेटअप के साथ में, वो आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट किया कैरेंस। और राइट, तो किया कैरेंस है एक 6/7 सीटर व्हीकल। तो शुरुआत भी इस रिव्यू की हम करेंगे इसके 7 सीटर एक्सपीरियंस से। ये जो सीट आप फ्रंट वाली देख रहे हो ये एडजस्टेड है एक 5'11" बंदे के हिसाब से। जो मेरे कलीग हैं कैमरे के पीछे हैं, ललित राणा, वो उन्होंने बैठ के देखा है, 5'11" उनकी हाइट है। और उसके बाद में मेरे एक कलीग हैं अमित शर्मा, जो कि इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो पीछे सीट को कैसे अप्रोच करना, सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, एक बार टच करेंगे और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टम्बल अप हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोलिक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक दिया गया है बेसिकली, जिसकी वजह से ये इजीली आराम से टम्बल अप हो जा रही है। अब मैं पीछे वाली सीट पे जाता हूँ। हालांकि ये चीज़ क्या लोअर वेरिएंट में दी जाएगी ये हाइड्रोलिक या फिर ये वन टच एक्सपीरियंस, ये देखने वाली बात होगी। जब हम लोअर वेरिएंट चलाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। इसको एडजस्ट कर लिया हमने, दोनों सीट्स को इक्वली एडजस्ट कर लिया। और सबसे पहले आई थिंक अमित से जान लेते हैं कि अमित आपका एक्सपीरियंस क्या है। विकास, मेरी 5'10" हाइट है, राइट। और आप पहले भी बता चुके हो मेरी बिल्ड अच्छी है। थर्ड रो सीट में बैठा हूँ, लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा परेशानी हो नहीं रही। करेक्ट। इस सेगमेंट की बाकी जो कार्स है उनमें एक दिक्कत होती थी कि हमेशा जब भी बैठते थे पैर आपके छाती की तरफ होते थे। राइट, घुटने मुंह में आते थे। हाँ, घुटने मुंह में आते थे। राइट। यहाँ पर ऐसा है कि सीट्स के नीचे जगह है, पैर नीचे डाल रहा हूँ। सीट्स की जो विड्थ है और जो चौड़ाई है वो भी अच्छी है, तो मेरे को अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल रहा है। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं मिल रहा, बट हाँ, मैं 2-3 घंटे के लिए सीट पे आराम से बैठ सकता हूँ। हेडरूम अच्छा है और विड्थ इतनी है कि अपन दोनों बैठने के बाद भी अपने शोल्डर्स ब्रश नहीं कर रहे हैं। ये एक अच्छा स्पेस मेरे को लगा। आई थिंक आई अग्री। 2-3 घंटे इनफैक्ट मैं बोलूँगा आप थोड़ी लंबी और जर्नीज पे भी जाएंगे तो भी आप बैठ सकते हो, ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्योंकि मैं जितनी भी 7 सीटर्स में ऑफ लेट बैठा हूँ, मैंने बैठ के देखा है कि ना कि मेरी जैसी हाइट, आई एम जस्ट 5'6", और उसके बाद भी मैं भी कंफर्टेबली नहीं बैठ पाता। यहाँ पे मैं बैठ पा रहा हूँ, मेरे पास थाई सपोर्ट अच्छा है, ये नी रूम शानदार है, पाँव मैं नीचे स्प्रेड कर सकता हूँ, थाई सपोर्ट शानदार मुझे नज़र आ रहा है। तो आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब जिस हिसाब से पैकेजिंग इन्होंने की। और उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मदद की है मेरे हिसाब से कि सीट्स की जो चौड़ाई है या विड्थ है, ओवरऑल जो कुशनिंग है वो थोड़ी कम हुई है सेल्टॉस के मुकाबले, जिससे कि ज़्यादा और स्पेस है। प्लस व्हील बेस 180 mm बड़ा है। एक दो चीज़ें और थोड़ी अच्छी की है इन्होंने, और ये AC वेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। और ब्लोअर को ऑन करना है ऑफ करना है उसके लिए आपको डेडिकेटेड, मतलब आपको उसको कम्प्लीटली बंद करना है या चालू करना है, वो दिया गया है। एडजस्ट नहीं कर सकते हो स्पीड, वो आप आगे वाले पर डिपेंड आपको रहना पड़ता है। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस। बॉटल होल्डर 2 जगह टाइप C आपको दी गई है, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। और राइट, एक और चीज़ जो मैं मिस कर गया था वो ये है कि 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको दोनों साइड मिलते हैं। मतलब दो जो पैसेंजर पीछे बैठेंगे आराम से सीट बेल्ट लगाइए और सफ़र अपना जो है वो कंटिन्यू कीजिए।
और अगर बैठना आसान है तो उतरना भी उतना ही आसान है। वो बटन आप सिंपली दबाएंगे और उसके बाद में ईजिली टम्बल अप हो जाती है एंड यू कैन जस्ट मेक एन एग्जिट। तो हम अब सेकेंड रो में आ गए हैं। अमित, अगेन हाइट का रेफरेंस मैं दे देता हूँ, 5'10", 5'11" के बीच में है और विड्थ भी अच्छी खासी है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? थर्ड रो से तो बेटर होगी। राइट। सीट्स की विड्थ अच्छी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा एक आदमी बैठ सकता है। थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। लेग रूम बहुत, मतलब आगे वाला जो 5'11" के हिसाब से सेट करी हुई, तो मेरे को लेग रूम भी अच्छा दिख रहा है। नी रूम अच्छा दिख रहा है। राइट। यहाँ पैर आप सीट के नीचे ले जा सकते हैं तो एकदम, और ये सीट रिक्लाइन हो जाती है। करेक्ट। तो आप रिक्लाइन करके आराम से लंबे रास्ते के लिए जा सकते हैं। राइट। साथ में अगर आपको कोई काम करना है तो ये दिया हुआ है। जैसे मैंने अपना फोन रख लिया, मैं मूवी देख रहा हूँ। लैपटॉप रखने की इतनी जगह नहीं है, लेकिन आप अपना टैबलेट आराम से रख सकते हैं। ऑल्सो क्वालिटी इसकी एक्चुअली अच्छी है। यहाँ पर आप अपना जो कॉफी मग या कुछ रखना हो तो यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी जगह, मतलब अपना हाथ रख के, और कंफर्टेबल स्पेस है मेरे हिसाब से ये। राइट। अगर विकास 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं पीछे सेकंड रो में, तो ये दिया गया है। थोड़ा स्ट्रगल है बट रिजल्ट अच्छा है। मतलब काफी चौड़ा है, 2 लोग आराम से अपने हाथ रख सकते हैं। और अब 2 कप होल्डर्स भी है। कप होल्डर्स का मुझे लग रहा है कि बड़ी बॉटल्स भी आप रख लो। स्पेस तो भर भर के, मतलब पता नहीं इन्होंने कहाँ से निकाला है। आई थिंक इट्स एन आर्ट, जो मुझे लगता था कि पहले कुछ ही लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स को आती थी, बट किया हैज़ बीन डूइंग इट सो वेल ग्लोबली एमपीवी स्पेस में। और ये जो स्ट्रगल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये एक फीता खींचना पड़ता है आपको, इसलिए स्ट्रगल है, क्योंकि आप सीधे तरीके से इसको नहीं खींच सकते हैं, बट अदरवाइज यू गेट यूज टू इट। तो जहाँ पे आपको ये दिया गया है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, बट मेरे लिए एक ज़्यादा बेहतर चीज़ दी गई है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में आ रहे हो, आई डोंट नो इफ इट्स गिमिकी और व्हाट, बट EQI आपको पता पड़ जाता है कि कॉन्स्टेंटली राइज कर रहे हैं या ड्रॉप हो रहे हैं। आपको पता पड़ता है कि प्योर एयर हमें कितनी ज़रूरत है। तो वो यहाँ पे वेल इंटीग्रेटेड है, जो कि हमने बाकी Hyundai ग्रुप की कारों में या तो यहाँ देखा है या फ्रंट में देखा है। सो आई थिंक दैट्स अ थॉटफुल टच। बाकी यहाँ पे मेरे को जगह दी गई जिसमें मैं अपना फ़ोन भी रख सकता हूँ। यहाँ पे 2 टाइप सी दी गई है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एक टाइप ए अगर दे देते तो शायद बेटर हो जाता ज़्यादातर जनता के लिए। और यहाँ पे बैठने वालों के लिए यहाँ पर भी आपको वेंट दिया गया है, जिसमें अगेन सेम सिस्टम है जो कि पीछे वालों के लिए था कि आप इसे कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। अगर ब्लोअर एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। और क्योंकि आपको ये वेंट्स ऊपर दिए गए हैं, दैट मीन्स आप पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, इसलिए पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे नहीं दिया गया। छोटा सा सनरूफ दिया गया है क्योंकि भारतीय जनता को सनरूफ का शौक है, इसलिए वो यहाँ पर दे दिया गया है। और राइट, तो अब मैं फ्रंट सीट में हूँ और इसके कंफर्ट की बात कर लेते हैं। कंफर्ट की हम बात करते हुए आए हैं, तो फ्रंट रोज में यूजुअली अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं होता है और हम ओवरलुक भी कर देते हैं इसी वजह से, क्योंकि फ्रंट रो में कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि अगर पीछे मिल गया तो आगे भी मिलना चाहिए। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि फ्रंट रोज उतनी ज़्यादा वाइड नहीं है जितनी यूजुअली आप कई और कार्स में देखते हो। अगर आपकी विड्थ अच्छी खासी है तो फिर हो सकता है आपको थोड़ी सी लगे कि थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी और वाइड होती तो मज़ा आ जाता। बट ओवरऑल मेरी जैसी हाइट है या मेरे से थोड़े से चौड़े भी हैं आप, तो आप आराम से बैठ सकते हो। तो मोस्ट लोगों के लिए आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। उसके अलावा ये जो सीट है आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं, टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं दिए जाएंगे। दैट मीन्स डिज़ाइन लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो टिपिकल किया फैशन में किया की जो नई स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको मिलती है और टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट दिए गए हैं, विच आई थिंक इज़ अ नाइस फीचर। अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट करने में आपको थोड़ा मज़ा आ जाता है। उसके अलावा आपको जो टच स्क्रीन है वो भी दी गई है, जो कि ठीक ठाक फ्लूइड है। ऐसा लगता है कि सेल्टॉस की थोड़ी सी बेटर आपको मिलती है, थोड़ी ज़्यादा फ्लूइड है। ये थोड़ी सी रिफ्रेश रेट के वाइज आई थिंक मेरे को कम लग रही है, बट एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। किया कनेक्ट के फीचर्स, वैले मोड, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दी गई है। बिल्ट इन नेविगेशन, ये ऑटो डिमिंग IRVM जो कि Hyundai ग्रुप की पहचान है वो आपको यहाँ पर भी दिया गया है। SOS का बटन यहाँ पे दिया गया है, किया कनेक्ट का बटन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, सीधे कॉल सेंटर में कॉल लगाना हो किसी परेशानी की वजह से। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। ये बटन्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप जो AC एडजस्टमेंट के हैं, काफ़ी रेट्रो भी लुक दे रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक भी है इनका। ये AC के बटन्स जो हैं, सिंगल जोन ऑफ कोर्स आपको AC मिलता है। AC की परफॉर्मेंस कैसी है जब लंबे टाइम के लिए चलाएंगे, कभी गर्मियों में चलाएंगे, भीषण गर्मी में, तब आपको बताएंगे। बट अभी के लिए तो आई डोंट थिंक मेरे को कोई परेशानी लग रही है। AC को भी करते हैं बंद। और ये जो सारे के सारे बटन्स हैं नीचे वाले, ये भी टच सेंसिटिव है। सो आई थिंक काफ़ी मॉडर्न टच यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब चीज़ें की गई है। बट एक चीज़ मैं आपको फिर भी बता दूँ, अगर क्वालिटी लेवल्स की अगर आप बात करोगे
तो मोर देन सेटिस्फाइंग है, अबव एवरेज है। बट अल्काज़ार से अगर आप कंपेयर करोगे तो अल्काज़ार मुझे अभी भी थोड़ी सी 20 लगती है, ये 19.5 लगती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको डिजिटल दिया गया है। ब्लू का काफ़ी जगह इस्तेमाल, ये पूरे फॉन्ट्स भी ब्लू में दिए गए हैं, ये इसको ब्लू रखा गया है, ये ब्लू स्टिचेस आपको दी गई है, ब्लू लाइनिंग आपको यहाँ पे दी गई है, तो वो कंटिन्यू किया गया है। यूटिलिटी स्पेसेस भी बहुत सारे दिए गए हैं। ग्लव बॉक्स आपको ठीक ठाक बड़ा दिया गया है। कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफ कोर्स ये नहीं है। वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप फ़ोन भी रख सकते हो, उसके बाद भी जगह बच जाती है। एक USB टाइप A यहाँ पे दी गई है, फ्रंट में दी गई है, और USB टाइप C दी गई है। एक 12V पावर सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको दी गई है। तो ये सब चीज़ें इसे एक बहुत ही ज़्यादा फीचर रिच कार डेफिनेटली बनाते हैं। और ये भी आप देखोगे तो मॉड्यूलर है, इसको उठाया, रखा, हटा दो, कुछ और सामान रखना हो डीप तो यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग। ये दो चीज़ें आपको साइड में दी गई हैं। एक ये कप होल्डर दिया गया है, इसको आपको खींचना पड़ता है, मतलब ये खुद से बाहर नहीं आता, इसको ऐसे करिए, बट क्वालिटी ओवरऑल अच्छी लग रही है इसकी। यहाँ पे साइड में भी ऐसा ही एक सिस्टम है, खींचिए, कॉइन्स रखने हो, कुछ पर्ची रखनी हो इंपॉर्टेंट, तो वो आप रख सकते हो। और जो जनता को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है ऑन द गो, उनके लिए बोस का म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है और 8 स्पीकर सेटअप आपको दिया गया है। हालांकि लोअर वेरिएंट्स में वो आपको नहीं मिलेगा। इंटीरियर स्पेस, क्वालिटी और फीचर्स की बात तो हो गई। नाउ टू ब्रिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। कारंस अपनी कजन अल्काज़ार, जिससे कि ये प्लेटफॉर्म शेयर करती है, उससे सभी मामलों में बड़ी है, इंक्लूडिंग द व्हील बेस एट 2780 mm। पर अगर मराज़ो या इनोवा क्रिस्टा जैसी MPV से कंपेयर करें तो उनसे लगभग हर लिहाज से छोटी है। हाँ, इसका व्हील बेस सेगमेंट लीडिंग है, पर डिफरेंस बेहद मामूली है। Having said that, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये सभी MPV से ज्यादा है at 195 mm. So yeah, it's trying to be a mix of both an MPV and SUV. बाकी साजो सामान की पूरी व्यवस्था की गई है आपके लिए। इंडियंस को LEDs का बहुत शौक है, तो LED हेडलैम्प आपको दिया गया है, डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं, LED टेल लैंप्स दी गई है। और अगर ओवरऑल स्टैंड्स की बात करोगे तो उस मामले में भी एज एन MPV ये काफी अच्छी दिखती है, और शायद इसी वजह से कंपनी ने इसे मार्केट एज एन RV किया है, क्योंकि ये MPV और SUV के बीच में दिखने की कोशिश कर रही है। ओके, सो वी आर ऑन द रोड, और अब बात करते हैं असल मुद्दे की, परफॉर्मेंस की क्या कुछ आपको ऑफर करता है। वैसे अगर आप एक 7 सीटर MPV ले रहे हो स्लैश MPV RV व्हाटएवर दे वांट टू कॉल इट, वो अगर आप ले रहे हो तो आपके लिए परफॉर्मेंस उतना बड़ा क्राइटेरिया शायद ना हो। आपके लिए ईज ऑफ कंफर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, तो उस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे कि कितना ईजी है इस गाड़ी को चलाना। अगर आप एक 7 सीटर के तौर पे से ले रहे हैं, और थोड़ी बहुत जो एंथुसियास्ट जनता है जो कि कम लेती है 7 सीटर, उनके बारे में बात कर लेंगे कि अगर वो कभी कभी चलाने का उनको मौका मिलता है तो क्या उनको दिया गया है। तो इंजन ऑप्शंस सबसे पहले तो 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन आपको मिलता है। दैट मीन्स एग्जैक्टली सेम इंजन ऑप्शंस जो आपको सेल्टॉस में मिलते हैं, कोई डिफरेंस उनमें नहीं। इनफैक्ट एक स्ट्रैटेजी जो क्रेटा से अल्काज़ार जब बनी थी, मतलब उसको एक्सटेंड, व्हील बेस को एक्सटेंड करके जब उन्होंने अल्काज़ार बनाई, तो उस वक्त Hyundai ने क्या किया कि 2 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन टूशॉन में आता है, वो सेम इंजन उसको दे दिया, मतलब ज़्यादा बड़ा एक इंजन दे दिया। यहाँ पर ये लोग उस अप्रोच से नहीं गए हैं, इन्होंने बोला कि हम टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से ही उतनी पावर दे देंगे जितनी कि एक MPV को या एक 6/7 सीटर गाड़ी को चाहिए होती है। सो आई थिंक दैट्स अ फेयर स्ट्रैटेजी, और टोटली मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ जितनी देर में इस गाड़ी को चला रहा हूँ। मैं एक्चुअली अभी 1.4 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ही चला रहा हूँ। आई थिंक 140 bhp के आसपास की पावर देता है आपको, या 138 bhp, एग्जैक्ट जो भी होगा मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, और 242 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देता है। और मैं मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहा हूँ इसका। और अच्छी बात यह है इस टर्बोचार्ज्ड इंजन की, जो यूजुअली टर्बोचार्ज इंजन में नहीं होती है, वो ये कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टेबल है। जब हम सिटी में चलाएंगे तब ट्रैक्टेबिलिटी की और ज़्यादा बात करेंगे, बट से फॉर एग्जांपल 4th गियर, 5th गियर, 6th गियर हमने लगा दिया है। 6th गियर लगाने के बाद में अगर मैं स्लो लेन में आ जाता हूँ, ये मैं स्लो लेन में आ गया, और अगर आप एक्सट्रीमली लो जाना चाह रहे हैं, से 6th गियर में मोमेंटम में सी
लिटरली 39-40 यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, पर जैसे ही 42-43 km पेज आप आ जाते हो, 800 RPM पे हो आप, बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टेबल आपके लिए हो जाती है ये, विच इज़ फैंटास्टिक। 45 के बाद तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो ये 6th गियर में मैं कर रहा हूँ। 5th गियर की अगर आप बात करोगे, 5th गियर में सेम स्पीड यू कैन डू एट अबाउट 1000 RPM। दैट क्लियरली शोज कि कितनी ज़्यादा ट्रैक्टेबल है। एक और चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी है इस गियर बॉक्स के लिए कि बहुत ही स्मूथ शिफ्टिंग है। इट्स ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी नॉची है। और जो Hyundai ग्रुप है वो आई थिंक ये बहुत अच्छा करते भी हैं कि बहुत ही स्लिक शिफ्टिंग आपको गियर बॉक्स मिलता है। स्टीयरिंग जो है वो मेरे हिसाब से मुझे सेटिस्फाइंग लगी। आई वोंट से दैट इट इज़ वेरी पॉइंटी, और वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक 6/7 सीटर कार जब खरीदते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं होती कि मेरे को बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे लेके जाना है। ऑल्दो हम शूट आज BIC के बाहर ही कर रहे हैं, बट आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं होती कि दैट यू वांट अ कार दैट यू नो दैट इज़ प्रिसाइज। और हैंडलिंग हैज़ नेवर बीन Hyundai ग्रुप्स फोर्टे, इंक्लूडिंग, मतलब ठीक है किया थोड़ा बेटर करती है इस चीज़ को Hyundai से, बट इट इज़ नॉट देयर फोर्टे। तो और एक MPV के लिए तो डेफिनेटली वो चीज़ आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। सो दैट वे आई थिंक इट्स प्रीटी सॉर्टेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं जो चला रहा हूँ फ्रंट सस्पेंशंस, दे डू टेक केयर ऑफ दिस रियली वेल। मेरे पीछे अमित बैठे हैं। अमित, आपको सस्पेंशंस कैसे लग रहे हैं ओवरऑल? मेरे को ये सेकंड रो सीट बहुत कंफर्टेबल लग रही है। मतलब मेरे को ऐसा बाहर से बहुत सारा झटके जो आते हैं ना, आप यूजुअली जो Hyundai की पहले कार्स आती थी उनमें ये था कि थोड़ा भी खड्डा आता था तो वो फील होता था अंदर, राइट। वो इसके अंदर अभी फील नहीं हो रहा। मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ और बाहर से इतनी नॉइज भी नहीं आ रही है। ओके। तो थोड़ा साइलेंट है, अपना म्यूजिक चलाओ और आराम से बैठ के और लंबे ट्रेवल पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आई एम नॉट श्योर आप बहुत क्लियरली सुन पा रहे हैं अमित को या नहीं, बट वो वॉल्यूम जो है वो मैं आप कर दूंगा, जितना कोशिश होगा थोड़ा नॉइज़ आएगा उसके अंदर। बट उनका कहने का मतलब है कि वो सेकंड रो सीट में है, बहुत ही कंफर्टेबली बैठे हैं, वाइल ऑन द गो उनको कोई दिक्कत हो नहीं रही है, और पीछे वाले सस्पेंशन भी ठीक काम कर रहे हैं। थर्ड रो का कंफर्ट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऑलराइट, ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। अब ब्रेकिंग एक ऐसा एरिया है जिसमें मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत इस गाड़ी को है। वो जो शार्पनेस ऑफ ब्रेक्स होती है या बाइट जो आपको चाहिए होती है ब्रेक्स में, वो आपको उतनी कुछ खास नहीं लगेगी कंपेयर टू सम अदर कार्स जो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स के साथ में आती है। मतलब एज स्टैंडर्ड इसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ABS प्लस EBD भी मिलता है, वो भी एक अच्छी बात है। वो इंश्योर करते हैं कि आप सेफ रहें, बट वो जो बाइट पॉइंट है, वो जो ब्रेक पॉइंट है जिस जगह पे आ रहा है, वो थोड़ा सा लेट है, मतलब थोड़ा सा स्पॉन्जी फील होता है और उसके बाद में वो ब्रेक आता है। तो प्लान आपको थोड़ा सा बेटर करना पड़ता है जब आपको सडनली ब्रेक करना पड़े। एक और एरिया जिसके अंदर इट डज रियली वेल एंड दैट इज द ओवरऑल विजिबिलिटी। मतलब इस मामले में ये अपने सभी राइवल्स को इजीली बीट कर सकती है। सभी राइवल्स ने इनफैक्ट सिर्फ एक ऊपर सेगमेंट की गाड़ी, जो कि मुझे लगता है कि इनोवा इससे ऊपर वाली सेगमेंट की ही गाड़ी होगी, उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो भी विजिबिलिटी इसकी बेटर है। बड़े ग्लास एरियाज, ठीक ठाक बड़े ORVMs हालांकि थोड़े से छोटे आपको लग सकते हैं जब ओवरऑल विजिबिलिटी के से कंपेयर करोगे, बट हाँ ओवरऑल विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। ORVM का व्यू बहुत अच्छा है। ये ग्लास एरियाज, विंडो के जो ग्लास एरियाज है वो बहुत अच्छा है। IRVM से भी विजिबिलिटी बहुत क्लीन आती है। स्पेशली अभी तो कोई लोग बैठे नहीं है, लोग बैठेंगे तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि विजिबिलिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पेट्रोल हमने चला ली है, अब बारी है डीजल की। डीजल इंजन वही इंजन है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि हम Hyundai ग्रुप की सभी कारों में देखते हैं। किया की बात कर लो या Hyundai की बात कर लो, दैट मीन्स एग्जैक्टली सेम 115 PS, दैट मीन्स 113 bhp और 250 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको ये देता है। अब इस इंजन के साथ में भी हमेशा से खास बात रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टेबल रहा है। जब आप स्पेशली छोटी गाड़ियों में चलाते हो तो ठीक ठाक स्पोर्टी परफॉर्मेंस भी आपको ऑफर कर देता है। प्रॉब्लम आती है जब आप बड़ी गाड़ी में सेम चीज़ को इंस्टॉल करने लग जाते हो, जैसे कि अल्काज़ार या फिर आप कारेंस में जब आप इसे इंस्टॉल करोगे, उसे लगाओगे, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। बट फॉर अ डेली रेगुलर यूज़र जो कि एक 7 सीटर MPV खरीद रहा है या एक ऐसी गाड़ी खरीद रहा है जिसमें वो फैमिली को बिठा के नॉर्मल ड्राइव्स करें, नॉर्मल हाईवेज़ पे चलें, नॉर्मल सिटी पे चलें, तो आई डोंट थिंक उतनी कुछ स्ट्रगल करते हुए आपको ये इंजन नज़र आएगा। मतलब ठीक ठाक ट्रैक्टेबल है, बहुत ही कम। और डीजल इंजन की खास बात वो होती भी है कि एकदम एक्सट्रीमली लो स्पीड्स पे भी होते हो, हायर गियर में भी होते हो, तो भी आप चला सकते हो। वो ज़्यादा बेहतर डिटेल में मैं तब आपको बताऊँगा जब मेरे पास में
इसका मैनुअल वर्जन आएगा। मेरे पास इसका मैनुअल वर्जन नहीं है, मेरे पास इसका अभी ऑटोमेटिक वर्जन है जो कि एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ में आता है। अब जो कमियां मैनुअल कई बार आपके लिए छोड़ देता है, वो भरपाई कई बार आपका ऑटोमेटिक पूरा कर देता है और इसी वजह से ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है। इसमें बेसिकली आपको 3 मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। अब ऑनेस्टली ये ना गिमिकी ज़्यादा है, इसमें कुछ रियल में ऐसा कुछ डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, दिन रात वाला डिफरेंस। इको में भी जब आप पुश करते हो तो ये उतने अच्छे से परफॉर्म करती है और नॉर्मल में भी वैसे परफॉर्म करती है, स्पोर्ट में वैसे परफॉर्म करती है। स्पोर्ट में हल्का सा ये होता है कि होल्ड 200-300 आरपीएम शायद थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड कर लेगी, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि हाँ ज़्यादा उस गियर को ज़्यादा देर तक ये पकड़ के रख रही है, तो आपको वो स्पोर्टी जो फील है वो आ जाती है। बट एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको एग्जैक्टली सेम लगने वाली है तीनों मोड्स में। फ्यूल एफिशिएंसी भी इनफैक्ट ये इंजन की खास बात है कि बहुत अच्छी निकाल के देता है आपको। अभी बहुत भयंकर पेलने के बाद भी, बहुत भयंकर चलाने के बाद भी 14 निकाल के दे रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, जब 7 लोग इसके अंदर होंगे और आप आराम से चलाओगे तो मुझे लगता है आप ईजिली 15 से 18 के बीच में इससे निकाल सकते हैं। 14-15 इन द सिटी, 18 आप हाईवे पे ईजिली निकाल सकते हो। और जो बहुत ही अच्छे से चलाते हैं तो फिर आप जो मर्जी हो जिस भी गाड़ी से बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकाल ही सकते हो। क्योंकि जो पेट्रोल गाड़ी है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी एक्चुअली अच्छी खासी आई है, स्पेशली 1.4 टर्बो की मैं जब बात करूँ तो हमें 16 से 17 kmpl जब हमने बहुत ही इंसानों की जैसे चलाया तब हमें दिया गया। जब आप उसे बहुत ज़्यादा पुश करोगे तो टर्बोचार्ज इंजन आपको ख़राब फ्यूल एफिशिएंसी भी देते हैं, बट ख़राब भी आप मान लो तो भी आप 12-13 ईजिली निकाल लोगे। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एक चीज़ जिसके बारे में मैंने पेट्रोल में मैं कहना भूल गया था वो है सस्पेंशन सेटअप। इतना प्यारा सस्पेंशन सेटअप आपको इस गाड़ी का लगने वाला है, स्पेशली अगर आप इसे एक अर्बन गाड़ी के हिसाब से लेते हैं। मैं रूरल के हिसाब से आपको रिकमेंड अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसे एक्सटेंसिवली ख़राब रास्तों पे टेस्ट नहीं किया है कि उबड़ खाबड़ में कैसा परफॉर्म करती है, जहाँ पर यूजुअली जो पुराने टाइप की एमपीवीज होती थी जैसे कि क्रिस्टा शायद थोड़ा बेटर परफॉर्म करे क्योंकि वो लैडर फ्रेम चैसी पे बेस्ड है, ये मोनोकॉक चैसी पे बेस्ड है। इन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं ये कई लोगों के लिए, तो हम एक ICN एक्सपीरियंस का एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे मोनोकॉक चैसी क्या होती है और लैडर फ्रेम चैसी क्या होती है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट मोनोकॉक चैसी है, दैट मीन्स बहुत कार लाइक फील है। अब आप जब हाई स्पीड रन कर रहे हो 100 kmph 120 kmph जो एक्सप्रेस वेज पे आपको कई बार मिल जाता है, वहाँ पर थोड़ी बहुत झूलती हुई नज़र आपको ये आएगी क्योंकि 7 सीटर है ऑफकोर्स, तो वो आपको जो बॉडी रोल है वो थोड़ा सा अपरेंट आपको फील होता है। बट compared to a ladder frame chassis से a Crista, this will be better, this will be more stable क्योंकि प्लेटफॉर्म ही वैसा है। तो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा प्रयास मैं बोलूँगा किया की तरफ से, और डिटेल्ड में हम इसके बारे में बात करेंगे जब ये थोड़े से लंबे समय के लिए हमें मिल जाएगी। So that's it people on the Kia Carens, a 6/7 seater utility vehicle, या फिर किया की लैंग्वेज में अगर बात करो तो रिक्रिएशनल व्हीकल। क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है? क्या ये वाकई में एक 6 या 7 सीटर सही साबित हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए जो कि शहर में ज़्यादातर गाड़ी चलाते हैं और हाईवेज़ पे चलाते हैं, कभी कभी हिल एरियाज़ में लेके चले जाते हैं, उनके लिए क्या एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है? जहाँ पर रोड्स हैं, जहाँ पर ब्रोकन भी रोड्स हैं, वहाँ पर तो डेफिनेटली आपका पूरा काम ये गाड़ी करके दे सकती है। ऑफ रोडिंग इससे उम्मीद मत कीजिए, पर बाकी सारा काम ये आपके लिए डेफिनेटली कर सकती है। एक चीज़ जो कि इसे बहुत बड़ी सक्सेस में कन्वर्ट कर सकती है वो इसकी प्राइसिंग। इफ़ दे प्राइस इट वेल, दिस कैन डेफिनेटली बी द नेक्स्ट गेम चेंजर फॉर किया। मेरी क्या उम्मीदें हैं? मुझे लगता है कि 13.5 लाख रुपए से शायद इसकी प्राइस शुरू होगी, 13.5-14 और 20 लाख के आसपास जाएगी। अगर ऐसा भी होता है तो भी आई थिंक ये एक अच्छा प्रोपोजिशन ऑफर करेगी ज़्यादातर लोगों को। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आ रहे हैं नए फॉर्मेट के तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।